ये बताओ कि तुम्हारा जो एक क्वेश्चन गलत हुआ है वो कौन सा हुआ है। टारगेट रहता था कि भाई ये टारगेट करना है अपने कंप्लीट, या घंटे रहते थे। तुम्हारे 715 आने के पीछे एक एक्स फैक्टर जो तुम्हारे अंदर है वो ये है, तुमने एज अ ड्रॉपर जो है 715 तो मार्क्स लेके आए हो, हाँ राइट। भैया। अगर दम हो बंदे के अंदर तो 715 मार्क्स ला सकता है जी भैया। 10,000 में। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ शुभम है। शुभम के बहुत ही शानदार मार्क्स आए हैं इस बार नीट में। शुभम अपने बारे में बताओ। हेलो भैया, आई एम शुभम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मेरे इस बार 715 मार्क्स बन रहे हैं विथ एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 274। बिल्कुल, तो 715 जब तुम्हारे आए होंगे, तुम्हारा भी दिमाग एकदम ऐसे कि यार 715 फाइनली, मतलब केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ। हाँ हाँ। लेकिन जब रैंक गलत। देखी होगी तो फिर सोचा होगा हाँ। कि रैंक देख के पहले तो मैं एक्चुअली 10th में था जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट पहले चेक किया मोबाइल में। तो जूम करके चेक कर रहा था, पहले तो स्कोर देखा, बहुत ही बढ़िया लगा कि 715 मार्क्स। उसके बाद रैंक देख के थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो गया, क्योंकि बिल्कुल। टॉप कॉलेज सोचा था वो तो नहीं होगा। लेकिन तुम्हें टॉप कॉलेज मिल जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, इस रैंक पे भी जो देश के सबसे बड़े कॉलेजेस हैं वो तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे। ये बताओ कि तुम्हारा जो एक क्वेश्चन गलत हुआ है वो कौन सा हुआ है। बोटनी में हुआ था, तो एक्चुअली जूलॉजी का क्वेश्चन, बायोटेक का क्वेश्चन था। बॉटनी सेक्शन में किया था। वो हम्म। स्टेटमेंट वगैरह था, 5 स्टेटमेंट। तो मैं उसका भी एक मतलब क्या बताऊँ, पहले मैं करेक्ट ऑप्शन चूज किया था क्वेश्चन में। उसके बाद दोबारा जब चेकिंग करने आया तो मुझे क्या पता क्या लगा, उस करेक्ट ऑप्शन को छोड़ के मैंने रॉन्ग ऑप्शन मार्क कर दिया और वही ओएमआर में फिलअप कर दिया। तो घर आके, तो पहले तो 710 मार्क्स बन रहे थे अकॉर्डिंग टू वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आंसर की। फिजिक्स में एक क्वेश्चन तो बाद में जाके बोनस मिला, हम्म। तो 715। और वो एक बात मतलब बार बार दिल में बहुत बार किया कि ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, मैंने हम्म। तो पहले सही किया था। हम्म। वही। कोई बात नहीं शुभम। तो शुभम, हाँ भैया। अपनी जर्नी बताओ, कैसे तुमने ये जर्नी स्टार्ट करी, क्या क्या हुआ। पहले तो मैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेरे गांव के स्कूल से पास आउट हूँ, और स्कूल में भी मैं हर वक्त टॉप रैंक लाता था। उसके बाद 11 12 के साथ मैंने नीट की तैयारी नहीं किया था, क्योंकि एक रीज़न तो पहली बात, मेरे घर से ढंग का कोचिंग नहीं है कुछ आसपास में, और कलकत्ता का डिस्टेंस लगभग 120 किलोमीटर का है। तो उसके बाद मैंने जब ड्रॉप लेने का सोचा तो तभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज किया। और उसके बाद तो पूरा साल फिजिक्स क्लासेस पढ़ के, टेस्ट दे के, एनालिसिस करके आज रिजल्ट आया भैया। बहुत बढ़िया। तो मतलब तुमने केवल ऑनलाइन पढ़ाए, बिना ऐसी कोचिंग ज्वाइन करे, बिना ऑफलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन करे, और तब भी तुम्हारे 715 आए हैं, राइट। जी भैया। तो सबसे पहले सवाल मुझे तुमसे यही रहेगा कि ऑनलाइन में तुमने कैसे खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल में लेक्चर चालू करा और धीरे धीरे वहां से लेक्चर की जगह यूट्यूब पे हम्म। आए, और फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए और फिर 10 घंटे बर्बाद कर लिए अपने, क्योंकि कोई कंट्रोल, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जी टीचर भैया। नहीं है। तो कैसे ऐसे किया तुमने। हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक तो मेजर डिफरेंस यही है आपने जो बताया, क्योंकि ऑफलाइन में हमको रोज कोचिंग जाना पड़ता है, रोज टेस्ट देना पड़ता है डेली वीकली बेसिस पे। तो अगर नहीं करते हैं तब तो पेरेंट्स को पता चल जाता है। लेकिन ऑनलाइन में पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, अगर हमको खुद को रेस्ट्रिक्शन में रख सकते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा। मैं तो सुबह यकीन बैच से क्लासेस जनरली 8:45 से स्टार्ट होता था मॉर्निंग पे, तो मैं सुबह सब कुछ तैयार होकर बैठ जाता था, और मैं यही सोचता था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग में हूँ, क्योंकि अगर ऑफलाइन में होता तो मुझे तो हर दिन कोचिंग जाना पड़ता, वीकली टेस्ट भी देना पड़ता। तो ऐसा करके पूरा 8:45 से लेकर 3:30 बजे के आसपास दोपहर को क्लासेस चलता था। उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी, मतलब ऑनलाइन तो मैंने किया था, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं किया कि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। मैं हमेशा ऐसा ही फील करता था कि ऑफलाइन कोचिंग है मेरा, और अगर मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना होता तो मुझे ऐसा ही करना पड़ता, यही सोचता मेरा भैया। बिल्कुल, तो इस सोचने का फर्क है कि भाई डेली मुझे क्लास अटेंड करनी है, डेली हाँ जाके भैया। बैठ जाना है, वो तो सर आके पढ़ाएंगे। तो तुम रिकॉर्डेड क्लास देखते थे या लाइव। लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस, तो डेली का हाँ उनका टाइम फिक्स था कि इतने बजे आते हैं तो तुम्हें उतने बजे आके बैठना है। हाँ हमारा भैया। कुछ ऐसा है ही नहीं कि रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो उसमें अपने को समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। तो बेसिकली बेस्ट काम हो गया। तो शुभम, अपना ये बताओ कि तुम्हारा जो है डेली शेड्यूल क्या रहता था दिन भर का। डेली तो मॉर्निंग में एक्चुअली 7 बजे के आसपास उठ जाता था। उसके बाद फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा पिछले दिन का क्लासेस रिवाइज कर लेता था, और फिर 8:45 या फिर बाद में तो शायद 8:30 बजे से भी क्लास स्टार्ट हो जाते थे, तो 8:30 से लेकर एकदम पिकल शाम को 3:30 तक क्लास चलता था। तो क्लासेस करने के बाद थोड़ा सा नैप लेता था, और उसके बाद तो सेल्फ स्टडी या रिविजन। तो लगभग दिन के तो 12 से 14 घंटे तो हो ही जाते थे शुरुआत में, और लास्ट में जाके 15 या फिर 16 आवर्स भी हुए थे लास्ट मंथ पे जाके। तो तुमने एज अ ड्रॉपर जो है 715 तो मार्क्स लेके आए हो, हाँ राइट। भैया। जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ड्रॉपर से यूजुअली
ये सोचा नहीं जाता, वो लोग को सोचा जाता है कि तुम बस सिलेक्शन नहीं ले रहे हो, बड़ी बात है, लेकिन हाँ। तुमने ड्रॉप लेके साबित किया है। तो तुम्हारे पे कभी ऐसा प्रेशर लगा कि तुमने ड्रॉप लिया, घर वालों ने बोला कि ऐसे कैसे, और या तुम्हें लगा हो कि यार एक साल में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ? पहली बात तो पेरेंट्स सपोर्ट किए थे मुझे बहुत, और एक तो डर हर एक ड्रॉपर को ही रहता है कि अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा। ये हम्म। तो सभी ड्रॉपर्स को रहता है। तो पहले पहले मुझे भी बहुत डर लगता था कि नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने बस ये सोचा कि अभी इसके लिए एक साल मैं दे रहा हूँ, तो अभी एक साल बस नीट के लिए ही सोचते हैं, तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। तो यही मेरा सोच था। और जैसे तुम अकेले प्रिपेयर करो, दोस्त वोस्त नहीं बनाए होंगे तुमने, हाँ तो भैया। अकेलापन कभी फील हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। क्लासेस लेता था और अकेलापन फील करने का टाइम भी नहीं मिलता एक्चुअली। डेली क्लासेस, उसके बाद क्लास नोट्स बनाना, रिवाइज करना, टेस्ट देना, तो इन्हीं में से ही मेरा सारा हफ्ते या फिर सारा दिन निकल जाते थे। तो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए जैसे पढ़ने बैठे या फिर लग रहा है कि नहीं कहीं घूमे, ऐसा कुछ होता था, या तुम जाते थे, क्या करते थे? एक्चुअली पेरेंट्स से बात करता था। माय फादर इज अ स्कूल टीचर एंड माय मॉम इज हाउस वाइफ, एंड वो लोग बहुत सपोर्ट किए थे मुझे, बहुत। मेंटल स्टेबिलिटी से लेकर सब कुछ, सब कुछ मतलब ठीक राइट टाइम पे अवेलेबल कर देना, या फिर कभी भी अगर टेस्ट में नंबर कम आ जाते थे तो उस टाइम सपोर्ट करना, बहुत कुछ किए थे। और एक्चुअली रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने डेली क्लासेस के बाद ऊपर छत पे टहलने के लिए चला जाता था, थोड़े से 10 या 15 मिनट के लिए। हम्म। तो ऐसे ही हो गया। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की पर्टिकुलर क्या स्ट्रेटेजी थी, फिजिक्स कैसे करी थी तुमने? तो फिजिक्स के लिए पहले तो मैं क्लास अटेंड करता था, हम्म। उसके बाद क्लास के क्वेश्चन एक बार खुद से समझना। और मैं एक काम करता था, जब भी टीचर क्लास में सवाल लेके आते थे तो मैं पहले क्लास को पॉज करता था, वीडियो को। तो लाइव क्लासेस चलते थे लेकिन फिर भी मैं पॉज करके खुद सवाल सॉल्व करता था, उसके बाद टीचर का सोल्यूशन देखता था। तो ऐसा करके मैंने फिजिक्स किया, उसके बाद तो डीपीपी या फिर असाइनमेंट अटेंड करना, ऐसे करके फिजिक्स किया। केमिस्ट्री में भी पहले क्लासेस अटेंड करना, उसके बाद क्लास नोट्स लगाना, फिर डीपीपी या फिर असाइनमेंट सॉल्व करना। और केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कुछ साल के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में से बहुत सवाल आ रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड, तो ऐसे। और बायो के लिए तो पहले क्लासेस लगाना, क्लास नोट्स और एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना। और बायो के लिए मैं रिवीजन के लिए बायो बहुत यूज किया हूँ, बहुत बहुत, क्योंकि टेस्ट में जब भी टेस्ट देने जाता था तो उससे पहले बायो जैसा हेल्प करता था वो शायद क्लास नोट्स या फिर एनसीईआरटी पे नहीं होता था। क्योंकि हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत सारे लाइंस ऐसे अननोटिस्ड रह जाते हैं, या फिर हम देख भी लेते हैं लेकिन उतना ज्यादा महसूस नहीं होता कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वो एनसीईआरटी का जो लाइन है वो सब मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में जो है बायोहक में दिया हुआ है। तो बायोहक से जब भी रिवाइज करता था हर एक लाइन को बार बार रिवाइज करने से मतलब बहुत ही हेल्प हुआ स्टेटमेंट पे सवाल सॉल्व करने में। तो बायोहैक तुमने कब से स्टार्ट कर दी थी यूज करना? ड्रॉप ईयर में ड्रॉप लेने से पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत बहुत कुछ वगैरह सर्च किया था, तो तभी आपका चैनल एक दिन रिकमेंडेशन में आया, तो आपके चैनल में बहुत सारे वीडियोस देखा था और फिर आपके बायोहैक बुक्स के बारे में जाना था। मतलब तैयारी की शुरुआत से ही बायोहैक यूज किया था मैंने। आफ्टर 12 जब तो तुमने चालू किया एज ए जी ड्रॉपर, भैया। तो तुमने बायोहैक की बुक खरीदी थी या फ्री मटेरियल यूज किया था? खरीदा था मैंने। ओके। कौन सा एडिशन? सर, 4th एडिशन। फोर्थ एडिशन खरीदा। बहुत बढ़िया। तो बायोहैक ने तुम्हें कैसे कैसे हेल्प करी? बायोहैक ने, मैं हमेशा बोलूंगा कि एनसीईआरटी का जब एक चैप्टर हम लोग रिवाइज करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। मतलब वो चैप्टर हम पहले पढ़े हुए हैं फिर भी बहुत टाइम लगता है, तो इसी टाइम को मैनेज करने के लिए बायोहैक बहुत हेल्प किया, क्योंकि हर एक लाइन को तोड़ तोड़ के फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स वगैरह करके सवाल दिया होता है। तो मैंने आंसर शीट का जो है ना बायोहैक का, उसको मोबाइल में फोटो कॉपी बना के रखा था। तो जब भी बायोहैक बुक खोलता था पहले तो क्वेश्चन देखता था, क्वेश्चन से खुद खुद के मन में आंसर सोच लिया और फिर मोबाइल में जाके आंसर सही हुआ या फिर गलत हुआ ये चेक करता था। तो ऐसे बायोहैक बहुत हेल्प किया मुझे। तो तुम्हें एनसीईआरटी से रिवाइज करने में कितना टाइम लगता था और बायोहैक से कितना लगता था? हाँ, एनसीईआरटी से तो एक चैप्टर फुल रिवाइज करने में 40 मिनट्स या फिर 1 घंटे तो लग ही जाते थे, और कुछ कुछ चैप्टर तो 1.5 घंटे भी लगते थे रिवाइज करने में। तो और यही काम बायोहैक में अंदर लगभग 20 मिनट्स या फिर 25 मिनट्स मैक्सिमम टाइम हो जाता था। तो क्या तुम अपने जूनियर को सजेस्ट करोगे बायोहैक में? ऑब्वियसली बायोहैक लेना, मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑब्वियसली गो फॉर इट, बिकॉज कम टाइम में रिवीजन करना नीट के लिए बहुत जरूरी होता है, और वही टाइम हम फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के सवाल सॉल्व करने में लगा सकते हैं। तो बायोहैक के लिए ऑब्वियसली जाओ, क्योंकि इतने कम टाइम में एनसीईआरटी की मास्टरी करना जो है ना वो बायोहैक से मतलब पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। एनसीईआरटी तो सभी पढ़ता है लेकिन हर एक लाइन को क्वेश्चन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, हर एक
लाइन से सवाल बना लेना, ये बायोहैक में है और इसके लिए आपको बायोहैक ऑब्वियसली यूज करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ कि तुम बायोहैक यूज करते थे तो जैसे तुम सारे क्वेश्चन करते थे या कुछ स्किप करते थे, जैसे डिगाक्यू करते थे, सारे डायग्राम को सारे करते थे, या हाँ कैसे हाँ हाँ, यूज करते थे तुम? सब कुछ बायोहैक का सारे क्वेश्चन सब कुछ किया, और मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो नीट में भी इस बार आया। हम्म। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम वाले के सोचते हैं बाद में कर लेंगे, है ना, नहीं जरूरत नहीं नहीं नहीं, है इतनी। एनसीईआरटी में जब हम मुझे भी कभी कभी लगता था कि एनसीईआरटी में डायग्राम देख लूंगा और बाकी सारे क्वेश्चन बायोहैक से कर लेता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में डायग्राम के बगल में जो लेवलिंग दिया हुआ है ना, तो लेवलिंग उतने अच्छे से याद नहीं होते थे पहले पहले, तो फिर मैंने बायोहैक को यूज किया और लेवलिंग भी वहाँ पर मतलब क्वेश्चन के पढ़ में है, तो उससे सारे लेवलिंग भी याद हो गए। ये हम्म, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उसमें आलस नहीं खाना है, एक एक लेवलिंग मैंने हटा रखी है, बिल्कुल हाँ हाँ माइनर हाँ, माइनर सारी हटा रखी है। सब कुछ तो सब कुछ। सारी ही करनी है ना? जी भैया। तो शुभम ये बताओ कि जैसे तुम्हारा डेली तुम कितने घंटे पढ़ते थे? डेली भैया शुरुआत के टाइम में तो 12 से लेकर 14 आवर्स तक स्टडीज करता था, उसके बाद उसमें सेल्फ स्टडी या और क्लासेस दोनों ही इंक्लूड होता था, और लास्ट में जाके टेस्ट देना या ओनली रिवीजन में फोकस किया था, और वो लगभग 15 to 16 आवर्स हो जाता था। तो उसमें तुम्हारा कुछ ऐसा टारगेट रहता था कि भाई ये टारगेट करना है अपने कंप्लीट, या घंटे रहते थे कि घंटे इतने पढ़ने हैं? ना, घंटे का भी मैं मेरे गोल नहीं था, मैं टारगेट फॉलो करता था। एक टू डू लिस्ट बना लेना कि आज फिजिक्स का ये 2 चैप्टर से रिवाइज करना है और क्वेश्चन लगाना है, केमिस्ट्री का ये चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ना है, बायो का ये चैप्टर बायोहैक से या फिर एनसीईआरटी से रिवाइज करना है, ऐसा ऐसा करके। बहुत बढ़िया। तो नीट के एग्जाम डे के आखिरी दिन, बताइए, जिस दिन एग्जाम था उसके एक दिन पहले तुमने क्या क्या किया था? उसके एक दिन पहले 11th बायो का जूलॉजी पोर्शन रिवाइज किया था, क्योंकि वो चैप्टर तो मेरे ढंग से प्रिपेयर थे मेरे, और फिर भी एक एनिमल किंगडम उसका एग्जाम्पल देख लिया लास्ट टाइम के लिए, तो ये सब कुछ किया, और एक टेस्ट भी अटेम्प्ट किया था। उस टेस्ट में भी लगभग 711 मार्क्स थे मेरे, और क्या? नीट में जाके और 4 नंबर बढ़ गए। तो जब तुमने नीट का एग्जाम दिया तो कभी ऐसा डर सा लगा कि नहीं यार, आज इतना बड़ा एक दिन है और मैं अगर गलत हो गया मेरे साथ मिस हैपनिंग हो सकती है, ऐसा कुछ ख्याल आया? तुमने कैसे कोप अप किया? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ ख्याल नहीं आया। हम्म, एग्जाम के एक हफ्ते पहले आया था कि एक साल होने लगे लगभग, और मैं हम्म, कर रहा हूँ घर से, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। मम्मी को बोला मैंने जी कि मम्मी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि, हम्म, तो मम्मी ने बोला कि अभी के लिए तो कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा, हम्म, और तुमने अभी इसके लिए सोचा है तो अभी के लिए तो यही करो। हम्म, और लास्ट वीक में मैंने शायद 5 या 6 टेस्ट दिए थे, और ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं किया, क्योंकि प्रिपरेशन तो मैंने एक साल ढंग से किया हूँ, टेस्ट भी बहुत दिया हूँ, तो गलत नहीं होना चाहिए कुछ, मतलब प्रोसेसिंग में तो गलत नहीं है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में या फिर टेस्ट देने में। तो ये बताओ कि तुम्हारी टोटल खर्चा कितना हाँ होगा भैया, पूरी पढ़ाई में? लगभग तो 10,000 के आसपास तो हो जाएगा सब, टेन कुछ थाउजेंड मॉड्यूल सब में सब जो भी लगता अगर दम हो बंदे के अंदर तो 715 मार्क्स ला सकता है है। जी भैया। 10,000 में। है ना? हाँ भैया। चलो बहुत बढ़िया। तो शुभम, एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे तुम सारे नीट एस्पिरेंट्स को जो भी तुम्हारी वीडियो देख रहा हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 715 आने के पीछे एक एक्स फैक्टर जो तुम्हारे अंदर है वो ये है? तो मैं बोलना ही चाहूंगा कि फॉलो कीजिए आप, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म में हो आप, फॉलो कीजिए टीचर्स को, टीचर पे ट्रस्ट कीजिए, ढंग से क्लास नोट्स बनाइए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, और उसके बाद टेस्ट का सही तरीके से एनालिसिस कीजिए। तो ऐसे करते जाइए, तो एंड में जाके आपका भी सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, अच्छे रैंक या फिर रिजल्ट भी आएगा।